जय हिंद दोस्तों। जैसा कि नेपाल में जो स्थिति चल रही है वर्तमान में, इसको आज हम समझेंगे। इसके पीछे का मुद्दा क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, और जेन जेड जो ये आंदोलन है, जेन जेड का मतलब क्या है, ये हम लास्ट में समझेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसका जो इतिहास है, नेपाल का जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ की पीढ़ी जो झेल रही है, उसको हम समझेंगे विस्तार से। जो नेपाल का इतिहास है, जो नेपाल का इतिहास है, वहाँ की जो अगर हम भूमिका देखें पहले, कि वहाँ की पहले राजतंत्र था, राजतंत्र से लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में भी स्थिति वहाँ की कुछ स्थिर नहीं है, उथल पुथल होता रहता है वहाँ पर। नेपाल एक हिंदू राजतंत्र के रूप में पहचाना जाता था, या पहचाना जाता भी है, और लेकिन वहाँ की जनता लोकतांत्रिक संघर्ष हमेशा वहाँ की जनता में जो लोकतांत्रिक संघर्ष है, ये हमेशा से ही चलता रहा है और चल भी रहा है। 1991 में राणा शासन का अंत हुआ। 1991 में राणा शासन जो था, राजतंत्र था, उसका अंत हुआ। उसके बाद ब्रिटिश प्रभाव से चले आ रहे राणा शासन का अंत, लोकतंत्र की पहली मांग यहीं से शुरू हुई। ब्रिटिश शासन से ही राणा शासन का जो शासन चल रहा था, राजतंत्र, ब्रिटिश काल से ही वहाँ पे आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद जब उसका अंत हुआ, यहीं से ही नेपाल में लोकतंत्र की मांग प्रबल रूप से सामने आई। फिर उसके बाद 1960 से 1990 का जो पीरियड है नेपाल में, 1960 से 1990 का पीरियड जो है, वहाँ पार्टी प्रतिबंध और संघर्ष का पीरियड था। 1960 से 1990 पार्टी पर प्रतिबंध और संघर्ष का पीरियड था। राजा महेंद्र ने राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया। इसमें भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हुई। जब राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा, तो भूमिगत नीचे से जनता के अंदर जागरूकता आया, और 1990 में लगभग जनता उतनी जागरूक होने लगी थी, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया था। उसके बाद 1990 के बाद जन आंदोलन हुआ। फिर 1990 में जन आंदोलन हुआ, पीपल्स मूवमेंट हुआ। फिर वहाँ से देखें तो बड़े जन दबाव के बाद संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ नेपाल में। फिर 1996 से 2006 तक, 1996 से 2006 का जो पीरियड है नेपाल का, माओवादी विद्रोह का पीरियड है। वहाँ पर माओवादी मोइस्ट इंसर्जेंसी मतलब जन युद्ध हुआ वहाँ पर। लगभग इस युद्ध में 17,000 से ज़्यादा मौतें हुई थी। ये युद्ध भी लगभग 10 साल तक संघर्ष चला ये मोइस्ट मूवमेंट। 17,000 से अधिक मौतें हुई। यह आंदोलन समानता, जातीय भेदभाव खत्म करने और राजनीतिक सुधार की मांग से जुड़ा हुआ था। समानता, राजनीतिक भेदभाव खत्म करना और सामाजिक समानता पर टिका हुआ था ये संघर्ष। उसके बाद 2006 के बाद जन आंदोलन, सेकंड पीपल मूवमेंट, दूसरा जन आंदोलन के रूप में 2006 में आया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद राजा ज्ञानेंद्र की पूर्ण सत्ता खत्म हुई, लोकतंत्र बहाल हुआ, और राजतंत्र की जगह गणतंत्र स्थापित हुआ। 2006 में सोचिए, अब 2006 में भारी प्रदर्शन के बाद राजतंत्र खत्म हुआ, वहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुआ। उसके बाद 2015 में उनका संविधान बना, और उसमें विवाद भी बहुत हुआ। नया संविधान लागू हुआ, लेकिन मधेसी और अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने इसका विरोध किया। मधेसी जो वहाँ के थे और अल्पसंख्यक समूह थे, उन्होंने इसका भारी विरोध किया। स्थिर कोई सरकार नहीं है। और निष्कर्ष में अगर इसका हम देखें, इसके इतिहास में निष्कर्ष में देखें, तो नेपाल का इतिहास बताता है कि यहाँ की जनता बार बार भ्रष्टाचार, असमानता, तानाशाही के खिलाफ खड़ी हुई। भ्रष्टाचार, तानाशाही और असमानता के खिलाफ खड़ी हुई।
मौजूदा जेन जेड जो आंदोलन चल रहा है ये ऐतिहासिक परंपरा की अगली कड़ी है। अब हम देखते हैं कि जेन जेड आंदोलन जो चल रहा है इसके पीछे का मुद्दा क्या है। इतिहास तो हम लोग समझे कि मतलब इतिहास क्या था नेपाल का, वहाँ की स्थिति क्या थी। अब हम जेन जेड आंदोलन जो चल रहा है उसको देखेंगे। इसकी भूमिका देखें, अगस्त सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने वहाँ के सोशल मीडिया मंच पर बैन लगाया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया ऐप हैं इस पर वहाँ की सरकार ने प्रतिबंध लगाया और तर्क क्या दिया, अशांति फैल रही है। वहाँ पे सरकार ने तर्क दिया इसके माध्यम से देश में अशांति फैल रही है। वहाँ का हकीकत क्या है अगर देखें तो भ्रष्टाचार छुपाने और युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए। अगर आप बोलने का वो आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है, तो आज़ादी किस लिए, आज़ादी किसकी आज़ादी है। आज़ादी का सबसे पहला मुद्दा ही है कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए। मतलब क्या है, आज़ादी का सबसे पहली कड़ी ही है कि हमें बोलने का अधिकार हो, हमारी अपने बातों को रखने का अधिकार हो सरकार के समक्ष, लोगों के समक्ष। लेकिन अगर हमसे वही छीन लिया जाए तो फिर किसकी आज़ादी है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ की सरकार ने इस सब में बैन लगाया। फिर वहाँ के युवा जो थे सड़क पर उतर गए, हिंसक क्रांति की मतलब हिंसक आंदोलन हुआ। वहाँ पर आंदोलन की शुरुआत सड़कों पर उतरे जेन जेड, इसको हम आगे अंत में समझेंगे इसका मतलब क्या है। उनका नारा है कि भ्रष्टाचार खत्म करो, रोजगार दो, आवाज़ मत दबाओ। सरकार की प्रतिक्रिया, पुलिस और सेना ने सख्ती की। अब तक 19 से ज़्यादा मौतें और कई घायल हुए हैं और कर्फ्यू सेना तैनात की गई। राजधानी काठमांडू में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहाँ की सरकार और वहाँ की जो सरकारी आवास हैं, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, वहाँ उन तक को निशाना बनाया गया है। और सड़कों पर इतना हिंसक तरीके से आंदोलन हो रहा है। अब आप वहाँ का मंजर देखिए, किस वहाँ की आम जनता मतलब किस स्थिति में होगी। बाद नेपाल बॉर्डर पर भी भारत ने एसएसबी की जो विंग रहती है, फोर्स रहती है, उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। सरकार का झुकना, सरकार ने अपना ये जो सोशल मीडिया मंच बैन की थी उसको उन्होंने वापस लिया। लेकिन उसके बाद भी युवा शांत नहीं हुए, उसके बाद भी वो मतलब आंदोलन करते रहे। वहाँ भारी दबाव के बाद सोशल मीडिया बैन हटाया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोचिए आम जनता क्या कर सकती है, खुद आप सोचिए, आप अपनी पावर को समझिए। एक लोकतंत्र में, गणतंत्र में वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जनता अगर चाहे तो क्या कर सकती है। वहाँ की जो ये हिंसक तरीके से आंदोलन उन्होंने किया, इस पर सरकार का भी नुकसान हुआ, उस देश का भी नुकसान हुआ, आम जनता भी डिस्टर्ब हुई, आम जनता भी मारी गई उसमें। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब। अब युवाओं का जो मुद्दा है आंदोलन का, सरकार ने तो बैन हटा दिया है। उनका मांग है सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, अब उनकी मांग है पूरी राजनीतिक पारदर्शिता चाहिए उनको। किसी भी गणतंत्र में या लोकतंत्र में राजनीतिक पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र या गणतंत्र की शुरुआत ही चुनाव से होता है। अगर चुनाव या राजनीति ही पारदर्शी नहीं है तो किस लिए लोकतंत्र या किस लिए गणतंत्र है। ये नाम के लिए लोकतंत्र गणतंत्र कहने से कोई देश लोकतंत्र या गणतंत्र नहीं हो सकता। कहने से उसको करना पड़ता है। लोगों को जो राइट्स हैं, जो लोकतंत्र गणतंत्र में जो राइट्स दिया जाता है, वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है उसको देना पड़ेगा। अब आप किसी के एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही छीन लो, फिर किस लिए गणतंत्र है आप। उनका राजनीतिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर काबू और रोजगार और शिक्षा का सुधार और युवा भागीदारी, 3-4 मांगे उन्होंने रखी। निष्कर्ष में हम देखें कि यह आंदोलन सिर्फ तकनीकी प्रतिबंध के खिलाफ नहीं था, बल्कि नेपाल की जनता दशकों से जारी संघर्ष का एक नया रूप है। वहाँ पे दशकों से ही संघर्ष चल रहा है। वहाँ की जो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जो आबादी है, उन्होंने अपने
राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज जनजी पीढ़ी आंदोलन और पीढ़ी लोकतंत्र और पारदर्शिता के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। कि जेन जी, ये इसका मतलब क्या है? ये आंदोलन लोग कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो समझना चाहिए कि जेन जी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। इसका पीछे का मतलब क्या है? जेन जेड को जनरेशन जेड कहा जाता है। जनरेशन जेड वो पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। ये वो पीढ़ी है जो 1997 से और 2012 के बीच पैदा हुई। उनको जेड जनरेशन कहते हैं। उसके बाद 2025 में इनकी उम्र 2025 में अगर इनकी उम्र देखें तो 13 साल से 28 साल के बीच है। जो आंदोलन कर रहे हैं इन्हीं बीच के लोग हैं, इन्हीं आयु वर्ग के लोग बीच है, इसलिए इस आंदोलन को जेन जेड आंदोलन कहा जाता है। अब इसकी खासियत क्या है? डिजिटल नेटिव, इसको कहते हैं डिजिटल नेटिव। ये पहली पीढ़ी है जिसने, डिजिटल नेटिव का मतलब है ये पहली पीढ़ी है जिसने पैदा होते ही सोशल मीडिया, डिजिटल नेटिव डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़ी, पैदा होते ही, इनके पैदा होने से पहले ही ये सब दुनिया में आविष्कार इसका हो गया था। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया को अपने जीवन का हिस्सा पाया पैदा होते ही। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, मतलब जो भी जितने भी सोशल मीडिया मंच है, इनके रोज़मर्रा के दिनचर्या का हिस्सा है ये। अगर देखें तो अवेयरनेस और आवाज़, सेकंड पॉइंट इसका है अवेयरनेस और आवाज़। जेन जेड सोशल मीडिया के ज़रिए तुरंत किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखती है। जेन जेड जो है किसी भी प्रतिक्रिया पर सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी राय रखती है। आज जो हम भी कर रहे हैं, जो जिसके माध्यम से हम आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। इसलिए लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। जैसे राजनीतिक, पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा, हर मुद्दे पर एक्टिव है। आज देखिए कोई भी ज़रा सा भी कुछ होता है तुरंत सोशल मीडिया के जरिए पूरे दुनिया में फैल जाता है मिनटों के अंदर। इसका प्रोटेस्ट कल्चर क्या है? जेड का प्रोटेस्ट, इसका मतलब प्रकृति, मतलब इसका प्रकृति क्या है इसकी? अगर देखें तो पूरी दुनिया में जेन जे आंदोलन का चेहरा बनी हुई है। ये सिर्फ नेपाल का ही नहीं, ये पूरी दुनिया में कहीं कहीं देखने को हमें मिलता है। जैसे आप क्लाइमेट प्रोटेस्ट आप देखिए, क्लाइमेट प्रोटेस्ट, ये हांगकांग प्रोटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हांगकांग, अमेरिका में ब्लैक लीव्स मैटर, देखिए आप हर जगह जेन जे सबसे आगे रही है ये आंदोलन। क्योंकि युवा पीढ़ी, आप कहीं भी देखिए, युवा पीढ़ी जहाँ भी मतलब उनके अधिकारों का हनन होता है, वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ अन्य प्रोटेस्ट के तुलना में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य है। अगर युवा पीढ़ी को आप संजोए नहीं रखेंगे, उनके मांगों को, उनके अधिकार को, उनके राइट्स को नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं वो उनके अंदर एक क्रांतिकारी तरीके से, क्रांतिकारी अगर नहीं कहें तो हिंसक तरीके से अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो देश की जान माल की नुकसान होगा। हमें चाहिए, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो शांति तरीके से करें, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से नेपाल में हो रहा है। आप देखिए, मतलब उसके पीछे जो मुद्दा है, लेकिन वहाँ पे जो आम जनता, जो उनको परेशानी है, झेलना पड़ रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, आप देखिए कि मतलब किस स्थिति में होंगे वो लोग। सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि नेपाल के पीछे का इतिहास क्या था, जेन जे मूवमेंट क्या है, और वहाँ की जो आंदोलन जो हो रहा है उसके पीछे का मुद्दा क्या है, और भारत पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है, भारत क्या इस पर एक्शन लेगा। क्योंकि पड़ोसी है हमारा भारत। आगे देखिए प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, इस पर क्या उनका निर्णय, क्या उनका एक्शन होता है। क्योंकि नेपाल कई राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ,
भारत की उड़ानें भी, कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं और वहाँ पर भारत के लोगों को जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद।